बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक पेपर जो कि लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम पेपर है। इसके बारे में हम इसको एनालिसिस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एंड साथ ही साथ इस क्वेश्चन के हम आंसर भी देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो पेपर पैटर्न दिया गया है बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे आप अपने इकोनॉमिक के पेपर्स में 70 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हो आउट ऑफ द 100। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक का पेपर और साथ ही साथ हम पेपर पैटर्न भी देखेंगे, रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके आंसर्स भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है आपको, कंप्लीट द कोरिलेशन, जो कि 5 मार्क्स के लिए है लेकिन ऑब्जेक्टिव्स है तो 20 मार्क्स का पूरा दिया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कोरिलेशन कंप्लीट करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे गिवन है, माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे गिवन है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक में लिखा हुआ है कि प्राइस थियरी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या हो सकता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक मतलब स्मॉल क्वांटिटी जिसमें प्राइस आता है क्लास। मैक्रो मतलब लार्ज कॉन्सेप्ट होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए इसमें प्राइस नहीं आता है। इसमें क्या आता है? नेशनल इनकम या तो इनकम थियरी हम बोलेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम कैसा होता है, एक नेशन का हो गया है, तो इसलिए ये वाइडर वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसमें इनकम थियरी जैसे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे। जब आप चैप्टर नंबर 1 बाहर करें जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया भी है। ठीक है, तो और उसके अंदर पॉइंट भी गिवन है आपको इनकम थियरी। तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। इसमें आएगा आपका इनकम थियरी, राइट। तो ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि फर्स्ट चैप्टर से जो है उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, अदरवाइज आपको ये आंसर मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। यहाँ पे आएगा इनकम थियरी, राइट। चलिए नेक्स्ट वन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्ट डिमांड और फूड एंड मोबाइल्स। तो डायरेक्ट डिमांड के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है? फूड एंड मोबाइल्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा क्लास? ऑब्वियसली क्या होगा? डायरेक्ट का अपोजिट। तो डायरेक्ट का अपोजिट क्या होगा? इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट डिमांड, राइट। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, ईडी इक्वल्स टू इनफिनाइट। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होता है क्लास? जब डिमांड क्या होता है? इनफिनाइट होता है, या ईडी की वैल्यू इनफिनाइट होती है। और नेक्स्ट जब 1 होता है क्लास, तब तब कौन सा डिमांड आता है? तब उस समय क्लास यूनिटरी आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूनिटरी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको याद होना चाहिए क्लास, ये डिमांड का पार्ट है। देखो ये टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन नहीं, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन नहीं है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन दिया गया है, राइट। तो इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं क्लास, पहले आप उसको बाहर करो। क्यों? अगर उसको बाहर करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट थिंग आते हैं क्लास आउटपुट मेथड। तो यहाँ पे दिखेंगे प्रोडक्ट मेथड। देखिए आउटपुट में प्रोडक्ट आएगा ऑब्वियसली, फिर इसके बाद ये डैश फैक्टर ऑफ कॉस्ट मेथड। तो फैक्टर ऑफ कॉस्ट दिया है, कॉस्ट किससे रिलेटेड होता है क्लास? इनकम से, तो यहाँ पे आएगा इनकम मेथड, राइट। देन इसके बाद आएगा पर्सनल इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है कि वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, और वो कैसे पे कर रहा है? अपने इनकम से पे कर रहा है, तो उसको मालूम है कि उसने क्या किया, टैक्स पे कर दिया। तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आपको मालूम है जीएसटी। जीएसटी क्या है? ये इनडायरेक्ट है। मुझे नहीं मालूम, जब मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं टैक्स कितना दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। ठीक है, सैलरी का मुझे मालूम है कि मेरे इनकम से इतना डिडक्ट होने वाला है टैक्स, जिसमें प्रोफेशनल टैक्स आता है या सैलरी के जो पर्सन होते हैं एम्प्लॉय टैक्स होता है, तो वो सब माइनस होते रहता है। तो वो सब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल बोला हुआ है। ठीक है, पर्सनल टैक्स। इसके बाद आएगा क्लास, ये हो गया 5 क्वेश्चंस पूरे। ठीक है, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि पहले क्या आएगा? कोरिलेशन एंड सॉरी कंप्लीट द कोरिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्लास गिव इकोनॉमिक टर्म्स। चलिए इकोनॉमिक टर्म्स को भी देख लेते हैं हम फटाफट। इकोनॉमिक टर्म्स में यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एडिशनल यूटिलिटी किया गया है, और एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट कंज्यूम, मतलब कि उसको जो चाहिए था उससे ज्यादा उसने क्या किया है? कंज्यूम करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो एडिशनल हो गया क्लास। अब वो जब वो ये एडिशनल हो गया है तो इसका इकोनॉमिक टर्म्स क्या होगा? आपने सेकंड चैप्टर रीड किया होगा, यूटिलिटी। ठीक है,
अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी क्वेश्चन है, सबका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप जाके उसको याद कीजिए, रीड कीजिए फटाफट, ताकि आपका जो इकोनॉमी का पेपर है वो भी इजी जाए, जैसा आपका ओसी एसपी या मैथ्स गया है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी का पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक टर्म्स में आपको आंसर लिखने होते हैं, इसके डेफिनेशन भी आपको इकोनॉमिक टर्म्स में लिखने होते हैं, जो कि बच्चों को थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लास्ट ईयर के पेपर्स का रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी वीडियोस मैंने पहले से बना दिए है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कि अगर किसी पर्सन ने एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। एक होता है टोटल यूटिलिटी, दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, समझ। तो एक हो गया मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा हो गया टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होगा क्लास, कि हमने एडिशनल यूज किया, टोटल मतलब जितना मुझे चाहिए था, ठीक है, एडिशनल प्लस मुझे जितना चाहिए, दोनों का ऐड कर दूंगा तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस बिगिन कांस्टेंट, डिमांड फॉल ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स है उसके अंदर चेंजेस हो गए। अदर फैक्टर्स में क्या, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, यानी कि टैक्स टैक्स की पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है। फिर या तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज्यादा हो गया, या तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो गया, या तो इनकम सैलरी मेरी कम हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। तो ये सब क्या अदर फैक्टर्स है, यानी कि किसी गुड्स को छोड़ के, उसकी कॉस्ट को लीव करके, जितने भी अदर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, गुड्स को इम्पैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स अगर चेंज हो जाता है क्लास, तो ऑब्वियसली मेरा डिमांड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी सैलरी कम हो गई और प्राइस ज्यादा हो गया, या सॉरी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ लेकिन मेरी सैलरी कम हो गई, या तो उस गुड्स का टैक्स ज्यादा हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि अपने डिमांड को डिक्रीज कर दूंगा, तो इसमें आएगा डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल। रेवेन्यू पर यूनिट मतलब मैं कितना सेल करके अर्न कर रहा हूँ, उसको बोलूंगा रेवेन्यू, ठीक है। और ये पर यूनिट बेसिस पे, पर यूनिट बेसिस पे ऑब्वियसली क्लास इसमें आएगा एवरेज, ठीक है। अगर मैं पर यूनिट की बात करूंगा, क्योंकि हमने ये मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किया हुआ है, बच्चे जानते हैं, मैथ्स के बच्चे तो उनको मालूम है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्लास, कि आपका टोटल रेवेन्यू कितना है और एक यूनिट का प्राइस कितना है, उसको डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा एवरेज रेवेन्यू। तो इसका आंसर होगा एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्लास इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसमें आएगा लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन पीरियड यानी कि लंबे समय तक के लिए होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो फैक्टर प्रोडक्शन से, फैक्टर प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है, एंटरप्राइजेस आता है। तो किसी फैक्टर्स के अंदर चेंजेस हो जाएगा अगर ये लॉन्ग टाइम तक होगा। लेबर के अंदर भी चेंजेस आ जाएगा, लेबर क्या करेंगे, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करने की बात करेंगे, ठीक है। लैंड का अगर रेंट पे लिया हुआ है तो रेंट इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसमें क्या ये वेरिएबल हो गए, तो ये चेंज होने वाले चीजें हैं। Next, fifth, the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of the country, a period of years. तो क्लास इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं क्या करता हूँ कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी मतलब बाउंड्री के अंदर कोई भी गुड्स परचेज करता हूँ, ठीक है, एक साल के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो उस समय वो गुड्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि मैं अपनी कंट्री के गुड्स को परचेस कर रहा हूँ तो उसको बोलूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है क्लास। तो उसको आंसर आएगा जीडीपी। तो ये चैप्टर नंबर नेशनल इनकम से है, चैप्टर नंबर 7, इंडेक्स नंबर के बाद जो चैप्टर है, राइट क्लास। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। होल इकोनॉमिक इज स्टडी इन डैश, तो ये एमसीक्यू टाइप का हो गया क्लास सेम। तो इसमें होल इकोनॉमिक की बात क्या हुआ है, तो इसका आंसर क्या बन सकता है, चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मैं होल इकोनॉमिक यानी कि ये लार्ज कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक ब्राइट मतलब कि एक हाँ वाइड कॉन्सेप्ट हो गया,
तो जब ये वाइड कॉन्सेप्ट हो गया तो सीधा सीधा मेरे माइंड में आएगा मैक्रो इकोनॉमिक। क्यों? मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग ही होता है कि ये बड़े से बड़े फैक्टर्स को ही सॉल्व करता है या मेजर करता है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करता है, इंडिविजुअल को सॉल्व करता है। ठीक है, नेचुरल साइंस और इकोनॉमेट्रिक ये नहीं आएगा। इकोनॉमेट्रिक मतलब ये इकोनॉमिक जितने भी वर्ड्स होते हैं या इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने में इकोनॉमेट्रिक यूज होता है, और नेचुरल साइंस आपको मालूम है क्लास। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस द डिमांड कर्व इज। तो क्लास यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड के अंदर, मतलब या तो ये इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ये लेस होगा। परसेंटेज चेंज क्या होगा क्लास? लेस, डिक्रीज होगा। तो उस समय प्राइस भी क्या होगा क्लास? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर एक फैक्टर चेंज होता है तो अदर फैक्टर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस समय यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कैसा बनेगा क्लास? स्टीपर बनेगा। ठीक है, याद रखिए ये आपको डिमांड में थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है 3A 3B के अंदर। ठीक है, तो इसमें दो ही तरीके के दिए गए, इसमें आपको फ्लैटर आता है और स्टीपर्स आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोल नहीं आता और हॉरिजॉन्टल नहीं आता। राइट, हॉरिजॉन्टल कब बनता है? जब ईडी पैरेलल हो जाता है क्लास। ठीक है, मतलब कि ईडी इनफिनाइट हो जाता है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ जाता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स। ठीक है, द कॉस्ट, जब कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है क्लास सेल्स को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जैसे कि एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है? कॉस्ट है जो हम क्या कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। तो उस समय हम क्या बोलेंगे उस कॉस्ट को? तो ऑब्वियसली क्लास इसमें ऑप्शन देख सकते हो, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है और सेलिंग कॉस्ट दिया है। सीधी बात है क्लास की ये सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए सेलिंग कॉस्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीव एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो क्लास रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, रेवेन्यू रिसीव और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास सीधी सीधी बात है कि रेवेन्यू बजट की बात करें कि रेवेन्यू का बजट कितना हो सकता है। राइट, यहाँ पे दोनों पे टिक हो गया। याद रखिए जब ऐसा कभी वर्ड आएगा क्लास तो उसके सेम रिलेटेड वर्ड को ही आपको आंसर लिख देना है। तो रेवेन्यू बजट मतलब हम रेवेन्यू बजट की बात करें कि रेवेन्यू इनकम कितना होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस कितना होगा। नेक्स्ट, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम अनदर कंट्री। बहुत ही सिंपल से, ठीक है, मैंने एक कंट्री से परचेस किया, फिर मैंने किसी तीसरे कंट्री को सेल कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा कंट्री खुद हूँ, क्योंकि मैं एक कंट्री से बाय करा, मैं दूसरा कंट्री हो गया। ठीक है, मतलब दो पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया तो और मैं थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा क्लास, देखो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट ट्रेड नहीं बोल सकता। एक्सपोर्ट ट्रेड किसी एक ही कंट्री के बीच में होता है, मतलब दो कंट्री, एक कंट्री बाय करती है दूसरी कंट्री सेल करती है, तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। देखिए, इंपोर्ट मतलब सेम हो गया कि मैं जब बाय करा तो मैं इंपोर्ट कर लिया। नेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। नेशनल ट्रेड मतलब कि ऑब्वियसली नेशनल वाइज होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंट्री से बाय किया और दूसरे कंट्री को सेल कर दिया, उसको बोलेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए आपके अगेन 5 मार्क्स कंप्लीट। इसके बाद क्लास ये लास्ट टाइम बच्चे लोग ने सोचा नहीं था, जो कि ये बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, और शायद इस बार भी ये आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही मतलब इंट्रेंस एग्जाम जब होते हैं किसी स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, जिसमें आप मतलब टीचिंग लाइंस का बोलो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स का बोलो या कोई अदर इंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि ये टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है उसका एक रीजन होता है, तो आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट राइट है या रीजन राइट है या दोनों राइट है। राइट, तो इसको बोलते हैं assertions एंड रीजनिंग। या तो assertion का मतलब होता है कि स्टेटमेंट, और रीजनिंग का मतलब उस स्टेटमेंट का रीजन। ठीक है, तो क्या दोनों राइट है ऐसा कुछ बताना है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। assertion ए मतलब कि स्टेटमेंट ए इज द ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। या तो ऐसा हो सकता है कि assertions यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स है और रीजन राइट है। या तो दोनों क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं, बट रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर दोनों स्टेटमेंट मतलब कि स्टेटमेंट और रीजन, ठीक है, ये सही है लेकिन रीजन इसका राइट नहीं है, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करने की कौन से राइट इसमें आंसर बन सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है या स्टेटमेंट दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटीज एमयू गोस ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, डिमिनिशिंग मतलब क्या होगा क्लास,
मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल यूटिलिटी, कोई कंज्यूमर कोई गुड्स परचेस कर रहा है और उसका एडिशनल है, ठीक है। मतलब अगर मैंने क्या किया, मैंने शुगर परचेस किया 1 kg, मैं क्या सोचता हूँ कि हाफ के जी और परचेस कर लेता हूँ कि मुझे इन फ्यूचर काम आ जाएगा। ये कब होता है क्लास, जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसके पहले सब लोग बाय करना स्टार्ट करते हैं और खासकर एडिशनल बाय करते हैं, ठीक है। देन क्लास, तो ये तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग, और इसमें क्या हो गया, ये मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग हो गया, मतलब कोई एडिशनल बाय नहीं कर रहा है। फिर इसका रीजन दिया कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट, बराबर। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा क्लास, इंक्रीज होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होगा, तो ये तो गलत है क्लास, है ना। इसका रीजन गलत हो गया, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। तो इसका जो रीजन दिया गया है और जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये दोनों का कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होगा, नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट अलग है और रीजन अलग है, ठीक है, लेकिन ये दोनों सही है, ठीक है। मतलब कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है लेकिन जब डिमिनिशिंग होता है तभी भी हो सकता है, ऐसा कि नहीं हो सकता है, लेकिन जो रीजन दिया गया है स्टेटमेंट के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा क्लास यहाँ पे ये डी वाला, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी, ये राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रीजन दिया गया स्टेटमेंट के लिए वो रॉन्ग दिया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। सेकेंड, यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट यानी कि एसेशंस दिया गया है कि विथ राइजिंग प्राइस, ठीक है, राइजिंग प्राइस सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल्स, प्राइस राइज होगा, सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा क्लास, ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। और रीजन क्या दिया, सेलर अर्न मोर प्रॉफिट एट अ हायर प्राइस, तो नहीं क्लास, जब सप्लाई कम हो जाएगा तो जो सेलर्स है वो कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कमोडिटी सेल होगा मार्केट में। अगर सप्लाई कम हो गया तो अर्निंग भी कम हो जाएगी, तो मतलब कि जो इसका रीजन दिया गया है या स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, उसमें से कोई एक राइट होगा और एक रॉन्ग होगा। और यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं कि अगर प्राइस राइज हो रहा है तो सप्लाई क्यों डिक्रीज होगा क्लास, डिमांड डिक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि प्राइस इंपैक्ट करता है सीधा डिमांड को। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा हो जाती है, जैसे अगर 2-3 साल पहले का हम स्टैटिक्स देखेंगे, तो उसमें ओनियन का जो प्राइस है क्लास वो 100-120 चला गया था, तो उसमें सप्लाई कम नहीं हुआ, डिमांड कम हो गया क्लास, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट दिया गया क्लास वो फॉल्स है, और यहाँ पे दिया गया सेलर अर्न मोर प्रॉफिट एट अ हायर प्राइस, हाँ ऑब्वियसली अगर उनको कमोडिटी मिलेगा क्लास वो सेल करेंगे और हायर प्राइस भी सेल करेंगे तो उनके लिए तो और अच्छा है ना, कि उनको तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उस पर। जो 100 रुपए का सामान है वो 150 में सेल करे तो उनको तो ज्यादा हो गया, उनका प्राइस ज्यादा हो गया और प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। तो मतलब कि सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या है, राइट है। नेक्स्ट, assertions इंडेक्स नंबर कंसिडर ऑल फैक्टर्स, इंडेक्स नंबर किया हुआ है आपने, लास्ट क्लास का किया हुआ है, पैसेज का किया हुआ है, देखिए, और इसमें फीचर्स हो गया, मैथ्स वाले बच्चों को ये ज्यादा मालूम रहेगा, ठीक है। और एस वाले बच्चों के लिए भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं कि इंडेक्स नंबर्स कंसिडर करता है ऑल फैक्टर्स को, ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। और जो उसका रीजन दिया गया है क्लास, द इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन द सैंपल, यस, बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या होता है, सैंपल के बेस पे बनता है, वो स्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या है, स्टैटिक्स का पार्ट है, उसको सैंपल के बेस पे ही हम कंसिडर कर सकते हैं। कभी प्राइस इंडेक्स नंबर को कंसिडर कर सकते हैं, कभी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को कंसिडर कर सकते हैं, कभी वैल्यू इंडेक्स नंबर को कंसिडर कर सकते हैं, तो ये सैंपल वाइज होता है क्लास, ठीक है। तो इसीलिए जो सेकेंड रीजन दिया गया है ये राइट है। तो क्या इंडेक्स नंबर ऑल फैक्टर को कंसिडर करता है क्या, नहीं, ठीक है, ये ऑल फैक्टर को कंसिडर नहीं करता। ये मोस्ट ऑफ दी क्या करता है कि आपका प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है, और इनकम हो गया, कॉस्ट पर लिविंग इंडेक्स नंबर होता है, बस उसको ही कंसिडर करता है, हर फैक्टर को कंसिडर नहीं करता है। मतलब कि इसका भी आंसर बी होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग है लेकिन रीजन राइट है। देन इसके बाद फोर्थ, यहाँ पे दिया हुआ है कि मनी मार्केट इकोनॉमिक्स दैट यूज ऑफ कैश, ठीक है। मनी मार्केट क्या होता है क्लास, आपने एसपी में पढ़ा हुआ है, मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लिक्विडिटी में यूज होता है कैश,
कैश यूज होगा क्लास, यस मनी मार्केट में कैश यूज होता है। ठीक है, ये राइट है यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट राइट है। रीजन देख लेते हैं, मनी मार्केट डज नॉट डील विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रॉन्ग है। ठीक है, अगर मनी मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल मनी हो गया, ठीक है, ट्रेजरीज बिल हो गया, ट्रेड बिल हो गया, ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना क्लास। ठीक है, जिसमें आपका सीडी भी है, एमएमएफ भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये सब एसपी में था, राइट। तो मैथ्स वाले लोग के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो रॉन्ग दिया गया है, रीजन रॉन्ग है, स्टेटमेंट राइट है क्लास। तो मतलब कि इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि स्टेटमेंट राइट है लेकिन रीजन रॉन्ग है, तो इसका आंसर मिल गया आपको। फिफ्थ इसमें क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है, इंटरनेशनल ट्रेड लीड टू डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड क्या बोलता है कि डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, किसी के अंदर अगर टैलेंट है, स्पेशलाइज है, तो उसको अलग करो और लेबर को अलग करो। जैसा हमने ओसीएम में भी देखा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। अगर आपके पास टैलेंट है तो उनको उनका टैलेंट अलग जगह यूज करो, और जो लेबर उनका टैलेंट कहीं और यूज करो, बराबर ना। तो यानी कि यस ये राइट है, इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग ये राइट दिया गया है आपको। ठीक है, इसके बाद इसका रीजन देख लेते हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड इज नॉट इंक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली क्लास रीजन तो गलत हो गया, इसका रीजन से कोई लेना देना था क्या, नहीं। अगर रीजन क्या होता है क्लास, कि अगर यहाँ पे लेबर्स को अलग कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन को अलग कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका रीजन होता है कि इंडियन ट्रेड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, या सीधा ऐसा भी रीजन दे सकते थे कि इंडियन नेशनल ट्रेड इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड, ठीक है, या इफेक्टेड बाय द, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि रीजन राइट है, लेकिन यहाँ पे रीजन भी रॉन्ग है और स्टेटमेंट ही सिर्फ राइट है, तो यानी कि इसका आंसर भी फर्स्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट राइट है और रीजन गलत दिया गया है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हो गया क्लास, यहाँ पे आपको देखो 20 मार्क्स हो गए, मतलब आपको एसर्शंस और रीजन करके जाना है, जो कि आपके टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, मैंने आपको उसको इंपॉर्टेंट में कंसिडर किया हुआ है पहले से ही। नेक्स्ट आते हैं क्लास, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। आपको जो इधर पे स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टर्म हो सकता है, इकोनॉमिक टर्म कौन सा हो सकता है, और उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसी इकोनॉमिक टर्म का मीनिंग लिख देना है। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखना है ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, आशा कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं, हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया है क्लास की, पर्टिकुलर टर्म के बेसिस पे, मतलब कि पर्टिकुलर फर्म मतलब क्लास की इंडिविजुअल है, स्मॉल क्वांटिटी की बात किया जा रहा है, नैरो क्वांटिटी की बात किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, इसका क्या होगा क्लास, माइक्रो इकोनॉमिक। इसका आपको क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग लिखना है। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल दे देने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर की बात किया जा रहा है, राइट ना, पर्टिकुलर फर्म के बारे में, समझा क्लास। तो इसका आइडेंटिफिकेशन बनेगा माइक्रो इकोनॉमिक, और इसका एक्सप्लेनेशन होगा इकोनॉमिक का मीनिंग और एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट, रमेश डिमांड फॉर सॉल्ट रिमेन अनचेंज इन स्पाइट ऑफ 10% राइज इन प्राइस। जो रमेश का डिमांड है नमक के लिए, वो चेंज नहीं हुआ, 10% डिमांड, मतलब 10% जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया है, लेकिन डिमांड चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे टाइप की डिमांड को हम क्या बोलते हैं क्लास, आप देखते हो फेस्टिवल में क्या होता है कि वो गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर दिवाली सीजन है तो उसमें मिठाई और जो क्लोथ्स होते हैं उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट ना। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मालूम है फेस्टिवल सब लेने ही वाले हैं। लेकिन डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आता, प्राइस में चेंजेस आता है लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता, डिमांड तो और इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप पे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, याद रखिए, इन इलास्टिक डिमांड। और इसका एक्सप्लेनेशन सेम है क्लास, ईडी इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, बराबर। इसका मीनिंग क्या होता है क्लास, ईडी इज इक्वल टू 0, और इसका मीनिंग लिखना है क्लास। ठीक है, और यहाँ पे इसका इंक्रीजिंग भी दिया गया है, जब आप इसका स्टेटमेंट देखोगे डिमांड में दिया गया है
3B के अंदर, चैप्टर नंबर 3B के अंदर। तो वो आपको मीनिंग लिखना है इसको और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 2-3 पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट आपका मीनिंग आएगा, दूसरा पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन आएगा कि भले कितना भी प्राइस इंक्रीज हो जाए, एग्जाम्पल के साथ, कभी डिमांड चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, out of 4,000 kg of the rice, the farmer offered to sell 1,000 kg of the rice in the market rupees 40 per kg। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मार्केट में 4,000 kg जो राइस है वो फार्मर ऑफर करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, 1,000 kg में। 4,000 kg वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन 1,000 kg सिर्फ सेल करते हैं, और मार्केट प्राइस कितना रखते हैं, 40 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं फार्मर, क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को। ठीक है, कौन सप्लाई करता है, ऑब्वियसली फार्मर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ना। फार्मर क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, देन उसको सेल करते हैं। तो फार्मर ने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई करना। तो यहाँ पे सप्लाई की मीनिंग लिखो, और ऊपर का जो स्टेटमेंट लिखा है ये पूरा कॉपी कर दो सेकेंड पॉइंट में, बस खत्म। ठीक है, समझ रहे हो क्लास। नेक्स्ट, Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services produced in the country for the financial year 2019-20। तो शोभा ने क्या किया है यहाँ पे कि डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है, जो कि पूरे साल भर में, ठीक है, मनी वैल्यू कितनी थी फाइनल गुड्स की और सर्विस की, उसको कलेक्ट कर लिया है। तो उसने किसका कलेक्ट किया है, किसी कंट्री का कलेक्ट किया होगा ना। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्लास नेशनल इनकम। याद रखिए, जब हम पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं किसी प्राइस का, किसी मनी वैल्यू का, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो एक साल का ये इनकम हो जाएगा, लेकिन किसी एक कंट्री का पूरा इनकम हो जाएगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। नेक्स्ट वन, लूसी डिपॉजिट अ लमसम अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख इन द बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो लूसी ने क्या किया है, यहाँ पे 1 लाख रुपया लमसम अमाउंट है उसके पास, उसने बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिया 1 साल के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे क्लास, ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है, इसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट, ठीक है, और आपको फिक्स डिपॉजिट का मीनिंग भी मालूम है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट को एक्सप्लेन करो, और इसके जो कुछ एक्सप्लेनेशंस होंगे वो लिख दो, या तो जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो पूरा कॉपी कर दो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में उसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं बताऊँ, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 12 मार्क्स। ठीक है, कोई 3 ही करना था क्लास, मैंने आपको पांचों बता दिया है, आपको 12 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर देखा जाए क्लास, तो आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द टर्म्स, और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी कि 32 मार्क्स आपका फिक्स हो गया, 32 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, 32 नहीं मिलता क्लास तो भी अगर आप पकड़ के चलो कि अगर आपको मतलब 32 के प्लेस पे आप पकड़ के चलो कि आपको अगर 26 भी मार्क्स मिलता है तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको कंबाइंड रूल पास ही दिया गया है। ठीक है, और आपको इंटरनल मिल गए 15 मार्क्स, और यहाँ से 26 मार्क्स, तो 41 मार्क्स आपके पास होने के चांसेस ज्यादा हो गए। आप सिर्फ आपको मार्क्स कवर करते हैं आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टिंग्विश आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक कर दिया गया है, जो कि वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर इसको इंक्लूड नहीं किया गया था डिस्टिंग्विश में, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक को। तो लेकिन आप लोग उसको बाहर करके जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, चांसेस आप कुछ बोल नहीं सकते, आया तो आप लिख सकते हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन याद करना अपने को चाहिए, 2-2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 3 लिखना है, तो मतलब आपको हर एक पॉइंट, हर एक डिस्टिंग्विश के अंदर 4-4 पॉइंट लिखना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप कोई भी डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो पहले उसके 4-4 पॉइंट लिखो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो भी डिस्टिंग्विश है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक के पीछे टेक्सुअल डिस्टिंग्विश, ठीक है, और कुछ अनटेक्सुअल होंगे, ठीक है, मतलब कि अनसीन डिस्टिंग्विश, सबके नोट्स मैंने बना दिए हुए हैं, आपको मैं जल्द से ही जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उसको डाउनलोड कर सको। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आंसर द फॉलोइंग एनी थ्री। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग लिखना है आपको एनी थ्री। यहाँ पे स्कोप आया है, ठीक है, फीचर्स आया मोनोपोली का,
एलिब्रेट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी आया, ये सब मैंने अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर कर दिया हुआ है पहले से ही। और फिर 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन नेशनल एस्टिमेशंस आया है, कोई 3 लिखना है क्लास, तो जो स्टार्टिंग के 3 है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ये आपके फर्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर्स और ये हो जाएगा सेकेंड चैप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लास एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी दिया गया है आपको, ये 3B के अंदर का पार्ट है। तो आप स्टार्टिंग का अगर 2 चैप्टर भी करते हो और ये फॉर्म ऑफ मार्केट करते हो क्लास, ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये आएंगे आपको, 4 मार्क्स के लिए एक होगा, 3 क्वेश्चन करना होगा। विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, एनी 3 करना है, 4 मार्क्स के लिए है, 12 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर बताना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। दे आर द नो एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, तो ऑब्वियसली मैं क्लास तो इससे डिसएग्रीड हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मार्जिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी यानी कि यूटिलिटी जो चैप्टर है सेकंड, उसको मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अंदर एक्सेप्शनल भी आता है, क्योंकि इसके अंदर 5 पॉइंट दिया गया है आपको, देखिए माइजर दिया हुआ है, लीकर दिया हुआ है, हॉबी दी गई है, ठीक है, ऐसे करके और 2 पॉइंट है, तो एक्सेप्शनल है इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अंदर, तो इसीलिए मैं इससे डिसएग्रीड हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि देयर इज अ नो एक्सेप्शनल, मतलब कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अंदर एक्सेप्शनल वर्ड नहीं आते, नहीं, गलत है फिर तो डिसएग्रीड हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है क्लास, सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर इज अ बैकवर्ड बेंडिंग, यस, हो सकता है, ठीक है, लेबर जो होते हैं उनको अगर सप्लाई किया जा रहा है किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में, तो वो बैकवर्ड बेंडिंग हो सकती है क्या? यस, हो सकते हैं। ये कब हो सकता है? जब रिसेशंस यानी कि महंगाई चल रही तब ये हो सकता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे क्या करती है कि एम्प्लॉय को निकाल देती है, राइट, क्योंकि उस समय रिसेशन के टाइम पे सप्लाई कम होने लगता है, प्रोडक्शन कम होने लगता है, राइट, और इससे वजह से फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है बहुत सारी, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड के सिचुएशंस में नंबर ऑफ द एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, इसका रीजन क्या था? इन्फ्लेशन, ठीक है, डिजास्टर्स, तो ये सब रीजंस हो सकते हैं सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बैकवर्ड बेंडिंग पे, राइट। नेक्स्ट, प्राइस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज डिसाइडेड बाय द इंटरैक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, यस, ठीक है, अग्रीड, ठीक है। अभी इसका मीनिंग समझा देता हूँ मैं क्यों अग्रीड उससे, कि परफेक्ट जो कॉम्पिटिशन है ये इंटरैक्शन होता है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा डिमांड होगा उतना ज्यादा सप्लाई होगा, लेकिन ये कहाँ पे होगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है? एक सेलर और 2 सेलर और 3 सेलर, 4 सेलर, बहुत सारे सेलर्स एक ही एरियाज में है, तो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को परफेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं, हाई कंपटीशन हो जाएगा, जिसके वजह से जो उनका प्राइस होगा वो अंडर परफेक्ट कंपटीशन पे होगा, यानी कि जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा सप्लाई और उतना ज्यादा प्राइस, तो इसीलिए अग्रीड हूं मैं इससे, राइट। चलिए नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कैपिटल मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट इन इंडिया, यस क्लास, ठीक है, कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कैपिटल हम जनरेट कर सकते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, भले इसमें सोर्सेस ऑफ कैपिटल इंक्लूड हो दो या कमोडिटी मार्केट भी इंक्लूड हो दो या मनी मार्केट, तो क्या तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कमोडिटी मार्केट, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल मार्केट अग्रीड हो जाएगा यहाँ पे कि कैपिटल मार्केट इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सेम बैलेंस ऑफ ट्रेड, नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है? कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से लोन ले लिया, ठीक है, तो वो हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि उसको पेमेंट करना बाकी है, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, वो हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, मैंने उसका पेमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने बैलेंस ऑफ ट्रेड किया हुआ है कि एक कमोडिटी के बदले मैं आपको दूसरी कमोडिटी प्रोवाइड कर दूंगा जो भी आपको नीड है, ठीक है, लेकिन विदाउट पेमेंट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में होगा या जो उनको नीड होगा उसके बेसिस पे होगा, तो हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, एक मनी में डील होगा, मतलब एक पेमेंट में डील होगा, एक ट्रेड में डील होगा, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील होगा और एक अमाउंट में डील होगा, तो ये दोनों का मीनिंग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे डिसअग्रीड, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिसअग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ से आप अच्छे खासे 12 मार्क्स को निकाल सकते हो, डिस्टिंग्विश से 12 मार्क्स निकाल सकते हो और आइडेंटिफिकेशन से 12 मार्क्स निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे 3 बार 12 मार्क्स आ गए, मतलब कि 36 मार्क्स हो गए और 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि 56 प्लस आपको एबीटी से 15 मार्क्स मिल गया, तो यहाँ पे 71 मार्क्स, बस आपको 100 में से
71 मार्क्स मिल गए। 71 मार्क्स अगर आप कंसिडर नहीं करते हो तो इसमें से कुछ कट के अगर आपको मिलेंगे तो 71 से 10-15 मार्क्स कम कर दो, ठीक है। मतलब 56 मार्क्स, 100 में से आपका 56 मार्क्स यहाँ तक बन गया है। कुछ आप उसके आंसर्स लिख लोगे, यहाँ पे था 12 मार्क्स का, ठीक है, उसमें से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो मतलब आपको 60 से 70 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, 100 में से। चलिए अब नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ओपिनियन लगेगा। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, एनी टू, कोई दो करना है क्लास आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको टेबल दिया गया, पैसेज दिया गया और कुछ डायग्राम दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, पहला टेबल दिया गया, फिर आपको डायग्राम दिया गया, फिर आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे 3 क्वेश्चन दिए, कोई दो कर दे इसमें से। तो क्या कहते हैं इसमें, देख लेते हैं। कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया, ये कंपोनेंट यहाँ पे दिया गया, ठीक है, जिसमें आपका कंजम्पशन दिया गया, इन्वेस्टमेंट दिया गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया गया, नेट एक्सपोर्ट दिया गया, एक्स माइनस एम लिखते हैं इसको, डेप्रिसिएशन दिया गया, राइट। और यहाँ पे इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए 2-2 मार्क्स के लिए। कैलकुलेट जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट टेबल, ये टेबल दिया गया, इसके बेस पे आपको जीडीपी बताना है। जीडीपी का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि 7 चैप्टर है नेशनल इनकम, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया, ठीक है। तो चलिए कैसे है इसका, इसका फॉर्मूला क्या है, पहले ये तो मालूम हो जाए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया, इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। जो जीडीपी होता है क्लास, वो कैसे आता है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, उस पर हम इन्वेस्टमेंट पैटर्न को ऐड कर देते हैं, फिर हम उसमें प्लस करते हैं जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, फिर क्लास अगेन हम उसमें प्लस कर देते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि एक्स डैश एम, ठीक है, क्लियर। मतलब क्या किया क्लास मैंने, ये जो पार्ट है यहाँ पे कंजम्पशन से लेके नेट एक्सपोर्ट तक, इतना मैं ऐड कर दूंगा, उसको मैं जीडीपी बोलूंगा। तो कितना अमाउंट आएगा क्लास, चलो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 800 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए इसके आगे। इक्वल कितना आएगा, कंजम्पशन पैटर्न 800 दिया गया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया गया है 700, ठीक है, 700, फिर प्लस, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया गया है 4, यहाँ पे आएगा 400, फिर इसमें से यहाँ पे नेट जो एक्सपोर्ट दिया गया है वो -150 दिया गया, तो इसको माइनस कर देंगे क्लास 150, तो हमें जीडीपी मिल जाएगा, जीडीपी, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर, 1750, ये इसका आंसर बन जाएगा। 2 मार्क्स के लिए हो गया क्लास, एक तो फॉर्मूला लिखा और उसको मैंने सॉल्व किया, तो 2 मार्क्स मुझे मिल गया, राइट। अभी इसमें आते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी कैसे निकालते हैं हम लोग, जीडीपी से हम क्या करते हैं क्लास, डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, समझ रहे आप। ये याद रखिए, ये फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव्स में बन सकता है। तो यहाँ पे जीडीपी कितना है आपका, 1750 से माइनस कर देना है आपको डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना गिवन है, 100 गिवन है, यहाँ पे देखिए डेप्रीसिएशन कितना गिवन है, यहाँ पे 100 गिवन है, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो तो आपको एनडीपी मिल गया, कितना आएगा 1650, हो गया एनडीपी मिल गया। 2 4 मार्क्स हो गए क्लास, और क्या चाहिए, सिंपल सा, ठीक है। इसका जो आंसर है क्लास वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, ठीक है, और किस टाइप के आपके पेपर पैटर्न बनेंगे इकोनॉमिक में, और इसके आंसर्स, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे 4 फिगर दिए गए, डायग्राम दिए गए, इसको अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या, आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डिमांड, ये डायग्राम बनाया गया है वो किस टाइप का डायग्राम है, मतलब उस डायग्राम का नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिमांड दिया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे बोल दिया गया है, ठीक है, इतना याद रखिए। तो मतलब कि आपका जो भी आंसर होगा क्लास, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे ही होगा, राइट ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम दिया गया है, वाई एक्सिस आपका प्राइस इंडिकेट कर रहा है, और आपका ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, वो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो P1 P फिर P2 यानी कि प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हुआ बाद में फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। और फिर डिमांड के अंदर आप देख सकते हो कि कोई भी चेंजेस नहीं है। जब क्लास प्राइस के अंदर कोई, मतलब प्राइस के अंदर अगर चेंज हो रहा है
और डिमांड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, अभी हमने ऊपर किया, याद रखिए इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे क्लास, ठीक है, इलास्टिक डिमांड, बराबर, समझ रहे हो आप, प्राइस के अंदर चेंज, डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, परफेक्टली इन इलास्टिक्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकंड डायग्राम, यहाँ पे प्राइस दिया गया है, प्राइस के अंदर देखो कोई चेंजेस नहीं दिया गया है, ठीक है, और डिमांड के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि प्राइस इज पैरेलल टू द डिमांड, मतलब कि दोनों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ऐसे टाइप को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों सेम है, ठीक है, प्राइस भी सेम है, मतलब इसमें क्या प्राइस चेंज है और डिमांड में कोई चेंजेस नहीं, और यहाँ पे प्राइस नहीं चेंज है, डिमांड भी नहीं चेंज है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, डिमांड, जब प्राइस और डिमांड के अंदर कोई चेंजेस नहीं तो उसको परफेक्ट इलास्टिक बोलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, थर्ड बनाते हैं, थर्ड जो डिमांड दिया गया आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी इसका डायग्राम कैसा दिया हुआ है, प्राइस डिक्रीज फॉल में हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, देख सकते हो, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड यहाँ था और फिर ये यहाँ पे आ गया, मतलब इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गया और प्राइस डिक्रीज हो गया, बराबर, यानी कि इनवर्स हो गया क्लास, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे परफेक्टली नहीं आएगा, यहाँ पे रिलेटिवली आ जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर की वजह से दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, चेंजेस आ रहा है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, राइट। चलिए ये समझ गए आप लोग, अभी इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट सेम इसके जैसे ही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको प्राइस डिक्रीज दिया गया है और डिमांड और ज्यादा इंक्रीज दिए दिए गए, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो 25% हुआ है, तो यहाँ पे 50% इंक्रीज हो गया, राइट, ये भी दिया हुआ है आपको कॉन्सेप्ट डिमांड में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन इन इलास्टिक ने इलास्टिक, 25% चेंज हुआ तो इन इलास्टिक, 50% चेंज हुआ तो इलास्टिक, याद रखिए, या तो इसको यूनिटरी भी बोल सकते हैं, यानी कि ईडी इक्वल्स टू 1, राइट क्लास, तो ये चारों का मैंने आंसर बता दिया, 4 मार्क्स हो गए, 2 करने थे, मतलब 8 मार्क्स यहाँ पे भी कवर हो जाते हैं क्लास, सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूलास याद रखने हैं, ठीक है, और ये फिगर आपको सिर्फ बाहर रखना है, तो आप जब इकोनॉमिक याद करें तो आप उसको फिगर ईच एंड एवरी चैप्टर्स के जो फिगर्स है बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाइए, ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप 2 मिनट में सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दें। याद रखिए जब आप पेपर्स लिख रहे हो तो ये डायग्राम आ गया, ऐसा डायग्राम, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, बना के फिर इसका आंसर लिखना है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखो, आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है, तो इसीलिए आप उसको डायग्राम बनाओ ताकि आपको अच्छा खासा मार्क्स मिले, ठीक है, मार्क्स कहीं ना कटे। आते हैं नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पे जो थर्ड वन दिया हुआ है ये आपको पैसेज के बेसिस पे दिया गया है, पैसेज को रीड करना है और उसका आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है, एक एक मार्क्स और फिर 2 मार्क्स के लिए दिया गया है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी इन द कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग द सर्वर्स savers and the investor together, they are profit seeking financial institution due to the bank nationalizations in the 1969. There was increase in the loan disbursement in the urban and rural areas. Agriculture and the retailer trade start getting more loan. Those sectors which were not getting loans before 1969 start getting loan in the post nationalization period. After the nationalization, bank branch expansions took place. There has been diversification in the functions of bank. Commercial banks are providing different types of service like a safe deposit, locker, demat facilities, internet banking, mobile banking, etc. तो क्लास यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो इंटरमीडिएट का काम कर रही है, यानी कि एज अ मिडल मैन का काम कर रही है, जब अपने कंट्री में, या जहाँ पे बताया कि 1969 के बाद जो बैंक नेशनलाइज हो गया, ठीक है, तो उस समय जो बैंक थे उन्होंने क्या किए कि बहुत सारे एरियाज में लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे भी लोन नहीं दिया जाता था वहाँ पे लोन देना स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि जो अर्बन एंड रूरल एरियाज में था उसमें डिसबर्समेंट भी होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक थी, ठीक है, मतलब कि जो नेशनल बैंक है उन्होंने मतलब डाइवर्सिफिकेशन किया
फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ बैंक का, तो उसमें कॉमर्शियल बैंक जो थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप की सर्विस को इन्वेंट कर दिया, जैसे कि आज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैं डीमेट अकाउंट ओपन करके कर सकता हूँ। या तो अगर मुझे कुछ डिपॉजिट करके सेव करके रखना है, तो देखिए कुछ टाइम्स के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, सेफ डिपॉजिट लॉकर। देखिए इंटरनेट बैंकिंग भी यूज कर सकता हूँ, मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि राइट एनी टू बेनिफिट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। तो क्या हो सकता है क्लास, तो इसमें दो आपको आंसर लिखने हैं। तो दो आंसर क्या बन सकते हैं, चलिए पैसेज में से ही लिख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि दो, आफ्टर नेशनलाइज हो जाने के बाद, ठीक है, तो ऐसी कौन सी दो बेनिफिट मिली हुई है वो बताना है यहाँ पे। तो पहला तो इंक्रीज इन द लोन, यहाँ पे इंक्रीज यहाँ से लिखोगे, इंक्रीज इन द लोन डिसबर्समेंट इन द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया, एक बेनिफिट मिला। दूसरा मिला मुझे एग्रीकल्चर रिटेलर ट्रेड स्टार्ट गेटिंग मोर लोन, ठीक है, जिसकी वजह से बैंक का ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गया। तो ये दो चीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो पहले का आंसर मुझे मिल गया, एक मार्क्स मेरा फिक्स हो गया। सेकेंड, विच वेरियस सर्विस प्रोवाइड बाय द बैंक, बैंक कौन सी सर्विस दे रही थी, यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप की सर्विस दे रही थी। तो यहाँ से आंसर होगा कॉमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, ये वाला, कॉमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस लाइक अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, डीमेट फैसिलिटीज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा। हो गया 2 मार्क्स। चलिए अब आते हैं 2 मार्क्स के लिए, राइट योर ओपिनियन अबाउट द अबव पैसेज। अभी यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये जो लास्ट का आंसर लिखा ना कॉमर्शियल बैंक, तो वो एक इसमें इंक्लूड कर सकते हो अपने पॉइंट में। फिर इसमें आप यहाँ से भी कुछ पॉइंट उठा सकते हो अगर आपको आंसर लिखने नहीं आ रहा है कि 90 यहाँ से, ठीक है, ड्यू टू द नेशनलाइजेशन इन 1961, तो ये हो गया। फिर तो दो सेक्टर्स विच आर सर्व, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, अदरवाइज सब सेम दिखेंगे आंसर्स। ठीक है, यहाँ से ड्यू टू द नेशनलाइजेशन 1961 69 देयर वाज द इंक्रीज इन द लोन डिसबर्समेंट, ये आप पूरा लाइन यहाँ से उठा लीजिए। अगर आपको आंसर लिखने नहीं आया, आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए ना, तो जिन बच्चों को मतलब नहीं आ रहा है आंसर प्रॉपर तरीके से समझ में, तो वो कैसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया। यहाँ पे कुछ गैप देके यहाँ से लिख दो। ठीक है, अपना ओपिनियन लिखना है क्लास, कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दो में से एक मार्क्स तो मिलेंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्लास, ओन वर्ड में लिखना था, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म यूज करके लिखना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से पूरा लिख दिया। तो भी मुझे 1 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, दो में से मुझे इतना मिल गया, बहुत हो गया, राइट। तो ये यहाँ पे भी 8 मार्क्स मेरे फिक्स हो गए। तो ऐसे करके आपको 60 मार्क्स 70 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं क्लास। ठीक है, आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको कोई दो करने हैं जो कि 8 8 मार्क्स के लिए है, मतलब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होंगे क्लास। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना होगा और इसके आंसर्स भी लिखने होंगे। वेरिएशन चेंज इन डिमांड दिया गया है क्लास, तो आपको मालूम है वेरिएशन चेंज इन डिमांड क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पे मालूम है कि वेरिएशन चेंज इन डिमांड क्या हो सकता है, जिसके अंदर आपको डायग्राम भी बनाना है, जिसके अंदर आपका वेरिएशन इन डिमांड होगा। तो वेरिएशन इन डिमांड के अंदर क्लास एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग आता है क्लास चेंज इन द डिमांड। यहाँ पे दो चीज पूछा है, क्या वेरिएशन पूछा है एंड चेंज पूछा है, दो चीज पूछा है क्लास। ठीक है, देख सकते हो वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड दो पार्ट है। वेरिएशन के अंदर क्लास आपका एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और चेंज के अंदर क्लास इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर, और उसके डायग्राम आ गए। तो चार है यहाँ पे, 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट के इसके डायग्राम भी आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि एक्सप्लेन करना है आपको इंडेक्स नंबर क्या होंगे और उसके स्टेप्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मेजरिंग कैसे किया जाता है इंडेक्स नंबर को। ठीक है, तो पहले तो आप इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है 6, ठीक है, उसका मीनिंग लिखोगे आप, और मीनिंग लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करोगे कि उसके जो स्टेप्स है वो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, सेलेक्टिंग ऑफ द बेस ईयर क्या है, सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स क्या है, सिलेक्शंस ऑफ प्राइस कोटेशन क्या है, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज क्या है। इसका आंसर ना आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू कैसे आ सकता है। तो दो टाइप ही है क्लास पब्लिक रेवेन्यू के लिए, एक होता है टैक्स, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स के अंदर क्लास दो पार्ट आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नॉन टैक्स के अंदर क्लास जैसे कि फीस हो गया, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, स्पेशल असेसमेंट हो गया, फाइन एंड पेनल्टीज हो गया।
गिफ्ट, ग्रांट और डोनेशन हो गए, स्पेशल लेवीज हो गया, बोरोविंग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं, ठीक है। इसके आंसर्स मैंने पीडीएफ में आपको कर दिए ताकि आपको इसके आंसर रीड करने में इजी हो जाए। और पूरा जितना भी डिस्टिंग्विश है वो आपको जल्द से जल्द आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये गिवन नहीं है डिस्टिंग्विश, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक का गिवन है। और आपको सेकेंड चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का डिस्टिंग्विश गिवन है, लेकिन वो एक्टिविटी बेस पे गिवन है। सबके यहाँ आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक दे दिया जाएगा आपको। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर